सो हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने कामटे एवं ज्ञानोदय के बारे में पढ़ा था। कामटे का ज्ञानोदय क्या था। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस तरह द्वंद्वात्मक प्रक्रम के विशेष महत्व पर जोर देता है। सात विश्व की छवि प्रदान करता है। तो इस तरह द्वंद्वात्मक प्रक्रमों के विशेष महत्व पर जोर देता है और जिसमें द्वंद्व के सिद्धांत भी शामिल हैं। इस तरह विश्व का विचार यह है कि छवि भी गतिशील है, जबकि मार्क्स ने सिर्फ विचारों पर लागू संकल्पना के रूप में इसे छोड़ने के बजाय ऐसे द्वंद्वात्मक प्रक्रमों के प्रयोग मूल्य को स्वीकारा जिसे वह अर्थशास्त्र के अध्ययन में लागू करना चाहता है। इसके अलावा हेगल जो थे उनके आदर्शवाद ने हेगल का क्या सिद्धांत है, हेगल का आदर्शवाद सिद्धांत है इन्होंने क्या कहा, ने भौतिक जगत की बजाय मस्तिष्क एवं विचारों पर जोर दिया है। हेगल ने किस पे जोर दिया है? मस्तिष्क एवं विचारों पर जोर दिया है, ना कि भौतिक फिजिकल जगत पर। जिसका अर्थ है कि यह मस्तिष्क है जो महत्वपूर्ण है और सिर्फ मस्तिष्क एवं चित्त का ही अस्तित्व है। बात समझ रहे हैं? जैसा हमारा मस्तिष्क और चित्त होगा वैसे ही हम अपने समाज को देखेंगे। बात समझ रहे हैं? हेगल का ऐसा समझना था। यह निश्चित रूप से एक उग्र स्थिति है और फरबैक ने इसे यह कहकर सुधारने की कोशिश की कि हेगल ने चेतना एवं संस्कृति पर जरूरत से अधिक बल दिया है। हेगल की समीक्षा करते समय फरबैक ने इस ओर इशारा किया कि यह समाज है जिसने ईश्वर को साकार किया है और उसने अपने उच्च एक पवित्र दर्जा दिया है। ऐसा करने में उसने स्वयं को ईश्वर से पृथक दूर कर लिया, किंतु फिर भी ईश्वर को विविध दिव्य लक्षणों से युक्त किया है ना। ऐसा करने में उसने स्वयं को ईश्वर से पृथक कर लिया, फिर भी ईश्वर को विविध दिव्य लक्षणों से युक्त किया। हालांकि मार्क्स, हेगल एवं फरबैक, ये तीनों जो थे, मार्क्स, हेगल एवं फरबैक, है ना, मार्क्स, हेगल एवं फरबैक के नजरियों के प्रति मार्क्स, हेगल एवं फरबैक के नजरियों के प्रति जागरूक थे। मतलब कि जो मार्क्स थे वो हेगल और फरबैक के नजरियों के प्रति जागरूक थे। वह इन सिद्धांतों के आलोचक थे। मार्क्स के लिए मार्क्स थे उनके लिए हर चीजों को मस्तिष्क एवं इसके प्रक्रमों की बजाय भौतिक आधार तक घटाया जा सकता है। मार्क्स के लिए मार्क्स जो थे इनके लिए पूंजीवाद ऐसी समस्या थी जिसने अलगाववाद, ध्रुवीकरण, क्रांति जैसी संकल्पनाओं की उत्पत्ति की। और मार्क्स के लिए श्रमजीवियों द्वारा की जाने वाली क्रांति, जो श्रमजीवी थे, जो लेबर फोर्स थी, उसके द्वारा की जाने वाली क्रांति इस बुराई का समाधान थी। किस बुराई का? पूंजीवाद बुराई का। उनके अनुसार मार्क्स के उपागम जो स्रोत थे, मार्क्स के उपागम ने उसे रिकॉर्डो और स्मिथ थे उनके कार्यों की ओर अग्रसर किया जो राजनीतिक अर्थशास्त्रियों का प्रयोग करते हैं। और यही वे अध्ययन थे जिन्होंने मार्क्स के उपागम को अंतिम रूप दिया और जिसने इस ओर इशारा किया कि पूंजीवादी श्रमिकों का हक मारकर या उनका शोषण करके लाभ कमाते थे। पूंजीवादी श्रमिकों का हक मारकर या उनका शोषण करके लाभ कमाते थे। इस तरह क्या था? अधिशेष मूल्य शोषण का मूल अधिकार था, पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ था। दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था की तीव्र वृद्धि दर ने पूंजीवादी व्यवस्था थी जो उसकी तीव्र वृद्धि थी, सब कैपिटलिस्ट हो रहे थे तुरंत, ने आर्थिक व्यवस्था में पुनः निवेश के लिए पर्याप्त दीर्घकाल मुनाफों को गलत ढंग से स्थानांतरित किया। ये मार्क्स ने ऐसा कहा कि मतलब पूंजीवादी व्यवस्था इतनी तेज बढ़ रही थी और उसके लिए दीर्घकाल मुनाफे, जितने ज्यादा से ज्यादा मुनाफे हो सके, उसको गलत ढंग से स्थानांतरित किया जा रहा था। जैसे कि एक पूंजीवादी व्यवस्था में मुनाफा कमाने का जरिया ये हो सकता है कि वायरस जो फैला है इसमें गलत तरीके से जो है पीपी किट बनाई जाए और मुनाफाखोर वेंटिलेटर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इनको कम दामों पे बना के 10,000 की चीज 20,000 में बेचें और अपने में मुनाफा कमाए। या ऐसा हो सकता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और वो मार्केट में अफवाह डाल दे कि ये दवाई जो है ये कोरोना के लिए कारगर है
और वो 20 रुपए की दवाई 200 रुपए में बेच के मुनाफा कमा ले। तो ये होती है समाज में मुनाफा कमाने के लिए कैपिटलिस्टों की विचारधारा। अब आते हैं मार्क्सवादी जो विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा, इसको हम देखते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसे देख लेते हैं। मार्क्स की आर्थिक रचनाओं में, जो मार्क्स ने इकोनॉमी पर रचनाएं लिखी थी, मार्क्स की आर्थिक रचनाओं में एक समाजशास्त्री सिद्धांत भी शामिल है, एक सोशलिस्ट जो है सिद्धांत प्रिंसिपल भी शामिल है, लेकिन मार्क्स के मूल सिद्धांत राजनीति में भी सटीक बैठते हैं। बात समझ रहे हैं? मार्क्स की आर्थिक रचनाओं में समाजशास्त्री सिद्धांत भी शामिल है, जो उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रचनाएं की, उसमें समाजशास्त्री सिद्धांत, सोशियोलॉजिकल के प्रिंसिपल भी शामिल हैं। लेकिन मार्क्स के मूल सिद्धांत, जो उनके मूल बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो राजनीति, पॉलिटिक्स में भी सटीक बैठते हैं। और शायद यही कारण है कि इसके विचारों पर सवालिया निशान लग गया है। शायद यही कारण है कि इसके विचारों पर, जो इनके विचार हैं मार्क्स के, उन पर सवालिया निशान लग गया है, जबकि उसने खुद हेगल और फरबैक पर प्रश्न चिन्ह लगाया। जबकि मार्क्स ने खुद हेगल और फरबैक पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि ऐसा क्यों। मार्क्स के कार्यों पर विशेष रूप से रूढ़िगत अध्ययन वाले विचारकों ने काफी प्रतिरोध किया। मार्क्स के जो कार्य थे, जो उन्होंने विशेष टिप्पणियां लिखी, उस पर विशेष रूप से रूढ़िगत अध्ययन करने वाले, जो एक चीज को फिक्स मान कर चलते हैं, ऐसे अध्ययन करने वाले विचारकों ने काफी प्रतिरोध किया कि हम आपकी बात नहीं मानते। यह मार्क्स की विवादात्मक शैली थी। विवादात्मक मतलब हर चीज में वो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ढूंढ कर बात करते थे। यह विवादात्मक शैली थी जिसने समस्याएं उत्पन्न की, ना कि अति विचारधारा की उपस्थिति में, ना कि अति विचारधारा की उपस्थिति में। तो इस तरीके से यही मार्क्सवादी विचारधारा है। इसका एक बार और हम पुनः रिवीजन करते हैं। तो ये आर्थिक जो रचनाएं थी इनकी, और समाजशास्त्री सिद्धांत भी शामिल थे उसमें, और ये मूल सिद्धांत जो थे मार्क्स के, वो राजनीति में भी सटीक बैठते थे। शायद यही कारण है कि विचारों पर उन्होंने इसके विचारों पर सवालिया निशान लगा दिया, जबकि इन्होंने खुद ही हेगल और फरबैक पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, है ना। ऐसा कुछ है। अब आगे देखते हैं। मार्क्स के समाजशास्त्र ने बहुत सी आलोचनाओं को जन्म दिया। जो मार्क्स का समाजशास्त्र था, उन्होंने बहुत सी आलोचनाओं को जन्म दे दिया। मार्क्स के समाजवाद ने, मार्क्स ने सोशियोलॉजी जो बताई है, उसने बहुत सी आलोचनाओं को जन्म दे दिया। बहुत से विचारकों ने इस किस्म की सक्रियतावादी अभिविन्यास की ओर ध्यान केंद्रित किया। इस किस्म की सक्रियतावादी, एक्टिविज्म, अभिविन्यास मतलब जो विन्यास किया है, अलग अलग किया है, तोड़ा है, समझाया है लोगों को और ध्यान केंद्रित किया, और जो कि उसके उपागम का हिस्सा था, जो कि उसके उपागम के स्रोत का हिस्सा था। ये इसी तरीके से स्रोत पैदा करते थे। कौन? मार्क्स के समाजशास्त्र। ऐसे कुछ अन्य कारण भी हैं जिन्होंने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को निस्तेज किया, है ना। लेकिन उसका सैद्धांतिक पहलू अन्य समाजशास्त्रियों एवं विचारकों के लिए कठिनाई का मुख्य क्षेत्र था। लेकिन उसका सैद्धांतिक जो पहलू था, प्रिंसिपल जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल वैल्यू था, एस्पेक्ट था, उसे अन्य समाजशास्त्रियों व विचारकों के लिए कठिनाई का मुख्य क्षेत्र था। वो अन्य समाज विचारक जो थे, वो कठिनाई के क्षेत्र थे उनके लिए। ऐसे आमूल उपागम को रूढ़िवादी समाजशास्त्री द्वारा सराहना नहीं मिली। ऐसे मूल उपागम जो थे, उनको रूढ़िवादी समाजशास्त्रियों द्वारा सराहना नहीं मिली कि न केवल ज्ञानोदय, औद्योगिक क्रांति द्वारा उत्पन्न विघटन, बल्कि सामाजिक ढांचे में अराजकता से घृणा करते थे। बजाय इसके, मार्क्स अपने अध्ययनों के माध्यम से द्वेष, आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा था, जिस पर मार्क्स का मानना था कि इससे वर्ग ध्रुवीकरण पैदा होगा और शोषित श्रमजीवी प्रचंडता से पूंजीवाद वर्ग को उनकी फैक्ट्रियों, उद्योगों, बैंकों आदि से विहीन कर देगा। मतलब वो चाहते थे कि जो मार्क्स सोचते थे कि जो हम लिख रहे हैं, राइटिंग्स लिख रहे हैं, अपनी सोच ले, उससे वर्ग ध्रुवीकरण पैदा होगा, है ना। ग्रुप का पोलराइजेशन होगा, अमीर अलग गरीब अलग हो जाएगा, और शोषित श्रमजीवी जो है वो प्रचंडता से अपनी मतलब बड़ा ही जोर शोर से पूंजीवादी वर्ग को उनकी फैक्ट्री, उद्योगों आदि से अलग कर देगा और सब कुछ सार्वजनिक हो जाएगा, पब्लिक रूप से हो जाएगा।
जिसके बाद सामाजिक सद्भावना का समय शुरू होगा। जब ऐसा होगा, गरीबों के पास सारी फैक्ट्रियां जाएंगी, तो सामाजिक सद्भावना का समय शुरू होगा, जिससे उत्पादन के साधनों पर समाज समुदाय का स्वामित्व होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब सारी पब्लिक एंटिटी हो जाएंगी, सब जो है सार्वजनिक हो जाएगा। तो ऐसा जो संक्षिप्त नक्शा ऐसे मूल उपागम को दर्शाता है, ऐसे स्रोत को दर्शाता है, जिसमें मार्क्स शोषित श्रमजीवियों द्वारा, जो शोषित श्रमजीवी थे, उनके द्वारा शोषणकारी जो पूंजीवादी थे को समाप्त करने की ओर प्रवृत्त था। बात समझ रहा है? ऐसा संक्षिप्त नक्शा मार्क्स चाहते थे हमारी राइटिंग से ऐसा हो कि ये जो शोषित श्रमजीवी हम इतने जागरूक हो जाएं, इतने सशक्त हो जाएं, इतने इतने बलवान हो जाएं कि वो शोषणकारी पूंजीवादियों को समाप्त कर दें। मार्क्स का जोर इसलिए पूंजीवाद को की शोषक और पीड़क प्रकृति पर था, उसके सैद्धांतिक विश्लेषण का लक्ष्य पूंजीवाद के इस पहलू को उखाड़ फेंकना था। मार्क्स के विचार के अनुसार इसका अर्थ पूंजीवाद का हिंसात्मक एवं खूनी हिंसा। तो अब देखते हैं आगे। वही मार्क्स ऐसे अध्ययन का अन्य समाजशास्त्रियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। जो ये मार्क्स ने ऐसा उपागम चुना है, उसने सुसाइड 1897 के अपने अध्ययन में उस उपागम की उपयोगिता को दर्शाया है, जिसमें उसने दिखाया है कि किस प्रकार सामाजिक शक्तियों का समाज के भीतर रहने वाले व्यक्तियों उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि उसका जोर व्यक्ति विशेष पर नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपे सामाजिक कारणों पर था। वह भिन्न सामाजिक श्रेणियों और एवं समूहों, क्षेत्र, देश में आत्महत्या की दर पाए जाने वाले अंतर का अध्ययन करने के लिए काफी उत्सुक था। दुर्खाइम के अनुसार यह सामाजिक तथ्यों के भीतर असमानता थी, जिसने विविध समूहों में आत्महत्या की विविध दरों को स्पष्ट किया। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य दो किस्म के थे, एक तो थे भौतिक और दूसरा थे अभौतिक। भौतिक थे नौकरशाही व कानून, जिनके पास भौतिक सुख सुविधाएं ज्यादा थी, नौकरशाही कानून। और गैर भौतिक तथ्यों में सामाजिक संस्थान और संस्कृति। जैसे गैर भौतिक थे संस्कृति, हमारी दिवाली मनाना, होली मनाना, दिए जलाना, अपने ही अंदर खुश रहना, है पूजा पाठ करना। ये अभौतिक थे, से भिन्न होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। और दुर्खाइम ने अपने अधिकांश कार्यों में गैर भौतिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया। अब आगे देख लेते हैं श्रम विभाजन जो है वो क्या है। द डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में दुर्खाइम ने ये बुक लिखी या लेख लिखा ऐसा, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खाइम ने ऐसे विविध कारकों को स्पष्ट करने की कोशिश की जिनकी भूमिका समाज को एक दूसरे से बांधने की थी। उसने महसूस किया कि प्रारंभिक और उदीयमान समाजों में एक दूसरे से जुड़ने का नैतिक आधार था और उसने सामूहिक चेतना कहकर पुकारा। हालांकि अधिक प्रगतिशील समाज में सामूहिक चेतना अपेक्षाकृत दुर्बल थी और यह ऐसे जटिल श्रम विभाजन के माध्यम से जोड़ी गई थी जिसने समाज के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ा था। हालांकि इसकी भी अपनी कुछ समस्याएं थीं और कुल मिलाकर ऐसा पैमाना था जिसका अंतरिम प्रभाव था, जिस पर भी श्रम विभाजन में निहित समस्याओं के लिए दुर्खाइम का समाधान ऐसे सामाजिक सुधारों का सुझाव देना था जो संतुलन को ठीक कर सकते हैं और व्यवस्था को निरंतर कायम रखते हैं।